हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ज्योति क्रिस स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, कल हमने डिस्कशन किया था एक टॉपिक जिसका नाम था डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डायनामिक फोर्स एनालिसिस के बारे में, और देखा था कि डायनामिक फोर्स एनालिसिस और स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। बेसिकली डायनामिक फोर्स एनालिसिस में अब देखो, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर इनर्शिया फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो इनर्शिया फोर्सेस के बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स के बारे में। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में हमने क्या देखा, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, ओके, जिसका मास m है और हमने कोई फोर्स F इस पर लगाया है और इस F फोर्स की वजह से बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन A से मूव करने लगी है, तो जो इनर्शिया फोर्स होता है वो इनर्शिया फोर्स m इंटू ए के बराबर होता है, लेकिन इसकी वैल्यू अपोजिट होती है, इट इज़ माइनस टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, लेकिन एक बात याद करने वाली है, एक बात याद रखने वाली थी कि मैंने आपसे बोला था कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन किसकी बात करेंगे, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की। ये एक्सेलरेशन किसका है, एक्सेलरेशन इज ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, इनर्शिया फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, दैट इनर्शिया फोर्स इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास से इनर्शिया फोर्स पास हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स का क्या कंसेप्ट है। तो अभी हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन की बात की थी, या जो इनर्शिया फोर्स लग रहा है उस बॉडी पर, वो कहाँ से पास हो रहा है, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना, रिजल्टेंट सेंट्री इनर्शिया फोर्स होता है, वो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है जी, ओके, लेट दिस इज अ बॉडी, उज सेंटर ऑफ मास इज जी, और इसका इनर्शिया फोर्स इस तरफ लगेगा और अप्लाइड फोर्स इस तरफ लगेगा, लेकिन दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं, दोनों कहाँ से पास होने चाहिए, हाँ बताओ, तो दोनों उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब उस बॉडी पर रिजल्टेंट जो फोर्स लगता है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है, या अब रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स मान लो या रिजल्टेंट इनर्शिया फोर्स मान लो, वो उस बॉडी के सेंट्रॉइड पर नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगता है। तो जब वो फोर्स उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगेगा तो उसकी वजह से एक कपल वहाँ जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, कपल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से, उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से, उस बॉडी के उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से, अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंट्रॉइड है जी, और मान लिया कि जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो F इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और ये इनर्शिया फोर्स जो लग रहा है इस तरफ लग रहा है, तो हमने क्या देखा कि जब कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आए कि उस बॉडी पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी के सेंट्रॉइड से पास नहीं होगा, तो इस पॉइंट के अबाउट ये कपल जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स क्या करता है, इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स क्या करता है, ये क्या करता है कि इस कपल को और इस फोर्स को, इनर्शिया फोर्स को और कपल को, दोनों को बैलेंस कर दे देता है। ठीक है, इनर्शिया फोर्स, तो इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स क्या है, अगर हम अब इनर्शिया फोर्स और जो कपल हमारे पास लगा है, इनर्शिया फोर्स और कपल लगा हुआ है, इन दोनों को एक ही फोर्स से रिप्लेस करना है। समझिए मेरी बात को। अगर इनर्शिया फोर्स और जो इनर्शिया फोर्स और जो कपल लगा है, तो हम कपल ना लगा करके इस कपल को इस फोर्स के साथ ही क्या करें, इस फोर्स के साथ ही कंबाइंड करके एक नए फोर्स से रिप्लेस कर दें, जो क्या करेगा, जो नया फोर्स जो मिलेगा हमें, जो नया फोर्स मिलेगा, जो नया इनर्शिया फोर्स हमें मिलेगा,
वो इक्विवेलेंट फोर्स होगा, दैट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफसेट, इक्विवेलेंट इनर्शिया फोर्स होगा। इक्विवेलेंट किसका? जो इस फोर्स को भी इनकाउंटर करेगा, जो इस फोर्स को भी बैलेंस करेगा, साथ ही साथ इस कपल को भी बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा? दैट विल बी द सिंगल और इक्विवेलेंट इनर्शिया फोर्स। अब ऑफसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फोर्स हमें क्या करना पड़ता है, इस फोर्स को उस बॉडी के सेंट्रोइड से थोड़ा सा हटा करके लगाना पड़ता है, उसके सेंट्रोइड से पास ना कर करके उसको कुछ डिस्टेंस से पास कर देते हैं। अब देखते हैं कि वो होता कैसे है। ठीक है, चलिए। तो क्या करता है, तो ये इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स का एक सिंगल फोर्स होता है। सिंगल फोर्स होता है दैट अकाउंट्स और दैट कंसीडर बोथ ट्रांसलेशनल इनर्शिया। ट्रांसलेशनल मतलब नॉर्मल इनर्शिया फोर्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, mn/a इज लीनियर एक्सेलरेशन ही तो है, इसलिए इसको हमने ट्रांसलेशनल या लीनियर इनर्शिया बोल दिया। एज वेल एज रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया क्या है भाई? कपल है जिसकी वैल्यू आई अल्फा के बराबर होती है। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये इट इज रिलेटेड विद द प्लेन मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये क्या है? इट इज अ सिंगल फोर्स दैट एनकाउंटर्स और दैट कंसीडर्स बोथ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन एज वेल एज इनर्शिया, एज वेल ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन एज वेल एज रोटेशनल इनर्शिया। ओके, रिलेटेड टू द प्लेन मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये फोर्स क्या करता है? तो दिस फोर्स, ये जो फोर्स होता है इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स, इसको हम जनरली ग्राफिकल एनालिसिस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट होती है किसी प्लेन मोशन में, तो क्या होता है, इस पर एक फोर्स लगता है जिसको हमने इनर्शिया फोर्स बोला है। कहाँ से इनर्शिया फोर्स कहाँ लगता है? उसके सेंटर ऑफ मास पे। ये पक्की बात है कि कोई भी बॉडी जब मूव करेगी, एक्सेलरेट होगी, तो उस पर इनर्शिया फोर्स लगता है, और इनर्शिया फोर्स कहाँ लगता है? उस बॉडी के सेंट्रोइड पे, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जब उस बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, उस बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, जो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था, अगर वो रिजल्टेंट फोर्स जो उस बॉडी पर लग रहा है, वो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर ना लग करके, अगर उसकी जो फोर्स है दैट डजंट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, तो वहाँ पर एक कपल लगने लगता है। क्या लगने लगता है? कपल लगने लगता है। ठीक है, जैसे मैंने ये मान लिया, ये कोई बॉडी थी, कुछ कारणवश मान लिया ये इसका इनर्शिया, ये इसका सेंट्रोइड है जी, किसी कारणवश मान लिया इस बॉडी का रिजल्टेंट इस तरीके से जा रहा है, या ये इसको छोड़ देते हैं, हमने ये मान लिया वो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इस बॉडी का रिजल्टेंट कहाँ पे पास हो रहा है? यहाँ पर पास हो रहा है। ठीक, ठीक है, ओके, हाँ। तो ये रिजल्टेंट मान लेते हैं आर। तो यहाँ पर एक कपल भी लगने लगेगा कि नहीं लगने लगेगा? ओके, ठीक है। कपल क्यों लगेगा? अगर आप इस आर को यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो इस पर एक कपल लगने लगेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस आर को हटा करके ये एक कपल लगा देता हूँ, यहाँ पर एक कपल लगा देता हूँ, अप्लाइड कपल, और दूसरा इस फोर्स को भी लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं, अभी डिस्कशन कर लेते हैं। सो बट इन द केस व्हेन रिजल्टेंट डजंट पास, रिजल्टेंट of the force doesn't pass through the center of mass of the body, then a couple also acts on the body। ठीक है, तो ग्राफिकल सोल्यूशन में क्या है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सो इन द ग्राफिकल सोल्यूशन व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस doesn't pass through the center of gravity or the center of mass of the body, then the inertia force and inertia couple together are replaced by a single force. That single force is called equivalent inertia force। तो क्या है equivalent inertia force? क्या है? अगर हमने देखा, हमने ये देखा, अगर कोई भी बॉडी है उस पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स अगर उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं होता है, तो वहाँ पर इनर्शिया फोर्स के साथ साथ इनर्शिया कपल भी लगने लगता है। इनर्शिया फोर्स के साथ साथ इनर्शिया कपल भी लगने लगता है। और अगर हम इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल को केवल एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दें,
अगर हम इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दें तो उस सिंगल फोर्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। समझ में आया? दोबारा से बता देता हूँ। अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो होगा क्या वहाँ पर उस बॉडी पर इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल दोनों काम करने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल इन दोनों को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर देते हैं और उस सिंगल फोर्स को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। ठीक है, ठीक है कि नहीं? चलिए, ओके। अब ये चीज़ें किस तरीके से किया जाता है, ये चीज़ें किस तरीके से की जाती है तो सुन लीजिए। तो इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया, ऑफसेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, इस फोर्स को उस बॉडी के सेंट्रॉइड से हटा करके थोड़ी सी दूर लगाते हैं, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हटा करके थोड़ी सी दूर लगाते हैं। कैसे देखते हैं? इट इज़ डन, क्या इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स के बारे में बोलते हैं, किस तरीके से हमें निकाल सकते हैं इसको। इट इज़ डन बाय रिप्लेसिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इनर्शिया फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास बाय अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द इनर्शिया फोर्स। तो जो इनर्शिया फोर्स, जैसे इनिशियली मान लिया आपकी बॉडी ये है, इस पर इनर्शिया कपल भी लग रहा है, और इनर्शिया फोर्स तो सेंट्रॉइड से लग रहा है। इनर्शिया फोर्स कहाँ पे लगता है? इनर्शिया फोर्स सेंट्रॉइड पे लगेगा कि नहीं लगेगा? इनर्शिया फोर्स सेंट्रॉइड पे लगेगा। और हमने क्या देखा, एक इनर्शिया कपल लगने लगता है कब? जब उस बॉडी का सेंट्रॉइड जो है, जब बॉडी पर जो फोर्स लगता है, वो फोर्स जो लग रहा है उस बॉडी पर, या रिजल्टेंट जो होता है उन फोर्सेस का, वो क्या हो, वो कहाँ ने, वो उसके सेंट्रॉइड पर ना लगे। समझ लीजिए, एक बार से समझा दे रहा हूँ। ये बॉडी थी हमारे पास, मान लिया उस बॉडी का रिजल्टेंट ये था और उसका सेंट्रॉइड ये था, ठीक है, ये रिजल्टेंट था और ये सेंट्रॉइड था। और हमें पता है, या इसको मैं रिजल्टेंट अभी इधर बना देता हूँ। ये बॉडी थी, ये उसका सेंट्रॉइड था, ये मान लिया उस बॉडी का रिजल्टेंट लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो होगा क्या कि इस बॉडी पर क्या होगा, इनर्शिया फोर्स तो यहाँ लगने वाला है, तो इनर्शिया फोर्स, देखो फोर्स तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड यहाँ है, इसके अबाउट एक कपल भी यहाँ लगने लगेगा। ये अप्लाइड कपल होगा, होगा कि नहीं होगा? अप्लाइड कपल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इनर्शियल कपल कहाँ लगेगा? इस तरफ इनर्शियल कपल लगने लगेगा, इस बॉडी पर इनर्शियल कपल लगने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस इनर्शिया फोर्स और इस इनर्शियल कपल को कंबाइंड करके एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। उसी सिंगल फोर्स को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। नहीं आया समझ में? दोबारा से बता देता हूँ। ये बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगे, मान लिया एक फोर्स ऐसे लगा, कुछ फोर्स ऐसे लगे, कुछ फोर्स ऐसे लगा, कुछ फोर्स मान लिया इस तरीके से लगा, और हमने देखा इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट था, वो कुछ रिजल्टेंट इस तरीके से लग गया उस बॉडी पर। इस बॉडी का सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास, और मान लिया उसका जो रिजल्टेंट इस तरीके से यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। उस बॉडी का रिजल्टेंट कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ पर। तो हमने देखा इस बॉडी का रिजल्टेंट सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है, और हम ये भी जानते हैं कोई बॉडी है, उस बॉडी का इनर्शिया फोर्स कहाँ पे पास होता है? हमेशा उसके सेंट्रॉइड से पास होता है कि नहीं होता है? तो ये तो इनर्शिया फोर्स हो गया। अगर बैलेंसिंग कंडीशन की बात करेंगे तो इनर्शिया फोर्स -r के बराबर होगा, और r किसके बराबर होता है? m/a के, -m/a। लेकिन फोर्स तो आपने बैलेंस कर लिया, लेकिन क्या होगा, ये फोर्स इस पर एक कपल जनरेट करेगा। अगर इसको हटाएंगे तो ये कपल जनरेट करेगा, ये अप्लाइड कपल है। तो इनर्शियल कपल कहाँ काम करेगा? यहाँ पर इनर्शियल कपल काम करने लगेगा। तो इस इनर्शियल कपल को और इस इनर्शियल फोर्स को, इस इनर्शियल कपल को और इस इनर्शियल फोर्स को एक कंबाइंड, एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। उस सिंगल फोर्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। अब इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स मिलता कैसे है? हम बस कुछ नहीं करते इसमें, इस इनर्शिया फोर्स को कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस करने से क्या होगा,
वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से होता है कि उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हम इसमें दे देते हैं, जिस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से दिया जाएगा कि इस इनर्शिया फोर्स की वजह से जो कपल जनरेट होना चाहिए उस कपल की वैल्यू इनर्शियल कपल के बराबर होगी। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं पहले। तो इट इज़ डन बाय रिप्लेसिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इनर्शिया फोर्स। जो इनर्शिया फोर्स आपको दिख रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन को रिप्लेस करके ये काम हम कर देते हैं। इनिशियली देखो आप देख सकते हो कि बॉडी है, ये बॉडी पर इनर्शिया फोर्स यहाँ लग रहा है Fi और एक इनर्शियल कपल Ci भी लग रहा है। इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स क्या कर रहा है, इन Fi और Ci, Fi क्या है ट्रांसलेशनल इनर्शिया, Ci क्या है रोटेशनल इनर्शिया। तो ट्रांसलेशनल इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया को एक सिंगल इनर्शिया से हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट इनर्शिया फोर्सेस। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। तो ऑफसेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस केस में हम क्या करेंगे, जो इनर्शिया फोर्स उस बॉडी के सेंट्रॉइड पे लग रहा है इस इनर्शिया फोर्स को शिफ्ट कर देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं। और ऑफसेट उतना करते हैं कि इस इनर्शिया फोर्स को शिफ्ट करने के बाद जो एक कपल जनरेट होना चाहिए वो कपल की वैल्यू इनर्शियल कपल के बराबर होनी चाहिए। अब कैसे डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस इसको ट्रैवल, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलरली डिस्टेंस शिफ्ट करना है, वो कहाँ से पता चलेगा, एक रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए वो देखते हैं किस तरीके से निकालना है। सो इट इज़ डन बाय रिप्लेसिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इनर्शिया फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसको थोड़ी सी डिस्टेंस हम डिस्प्लेस कर देते हैं बाय ए डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कहाँ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके परपेंडिकुलरली हम डिस्प्लेस कर देते हैं। इस तरीके से डिस्प्लेस करेंगे कि जो टॉर्क जनरेट होगा इस इनर्शिया फोर्स की वजह से, या जो कपल जनरेट होगा इस इनर्शिया फोर्स की वजह से, दैट शुड बी द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्प्लेस्ड इनर्शिया फोर्स। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। देखो दोबारा से बता देते हैं। तो इस डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द इनर्शिया फोर्स। तो हम क्या करेंगे कि जो इनर्शिया फोर्स है उसको सेंटर ऑफ जो मास है उस मास से एक डिस्टेंस हम डिस्प्लेस कर देते हैं। उस डिस्टेंस को हमने h बोल दिया है, और वो डिस्टेंस कहाँ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द इनर्शिया फोर्स। इन सच अ वे, इस तरीके से डिस्प्लेस कर देते हैं दैट कि द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई द रिप्लेस्ड इनर्शिया फोर्स, कि जो इनर्शिया फोर्स हमने रिप्लेस किया है उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू द इनर्शिया कपल एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो जो फोर्स को आपने रिप्लेस किया है उस रिप्लेस फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उस टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इनर्शिया कपल की वजह से, इनर्शिया कपल के बराबर। ठीक है, एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो देख लेते हैं किस तरीके से निकालना है। यहाँ आप समझ जाओगे। देखो इनिशियली ये बॉडी है, आपको इनिशियली ये बॉडी दिख रही है। तो ये वो कंडीशन है जब आप किसी भी बॉडी का जो रिजल्टेंट है वो उसके सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात तो है, रिजल्टेंट जब सेंट्रोइड से पास नहीं होता तो वहाँ पर एक इनर्शियल कपल लगने लगता है। ठीक है, इनर्शियल कपल तब जीरो हो जाएगा जब उस बॉडी का रिजल्टेंट उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, तो जब ये सेंटर ऑफ मास से उसका रिजल्टेंट पास नहीं होगा तो एक इनर्शियल कपल लगेगा, और इनर्शिया फोर्स हमें पता है इस जी से पास होना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट कर देंगे किसके बराबर, इस एफ को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, उतनी डिस्टेंस एच शिफ्ट करेंगे इधर, इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि इस कपल की वैल्यू जो आप देख रहे हो ये कपल किसके बराबर हो जाएगा, एफ आई, ये इनर्शिया फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एच वो डिस्टेंस जिससे आपको इसको रिप्लेस करना है। तो देखो ये इनर्शिया फोर्स है आपका और ये इनर्शिया कपल इस बॉडी पर लगे हैं, दोनों चीज़ें लगी हैं। क्यों, क्योंकि इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट है वो इसके सेंट्रोइड से पास नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, इस इनर्शिया फोर्स को शिफ्ट किया, कुछ इस तरीके से शिफ्ट किया, इस सेंट्रोइड से इस तरीके से शिफ्ट किया कि इस इनर्शिया फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा इस सेंट्रोइड के अबाउट उसकी वैल्यू
इस कपल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, तो इस इनर्शिया फोर्स की वजह से जो जी के अबाउट कपल लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, और उस कपल की वैल्यू इनर्शियल, उस कपल की वैल्यू या उस टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, सी आई के बराबर। तो टी मस्ट बी सी आई, जहाँ से सी आई की वैल्यू आप आई अल्फा से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये बॉडी बी है, तो दिस इनर्शिया फोर्स इज ऑफसेटेड बाई ए डिस्टेंस एच। तो इस इनर्शिया फोर्स को आपने ऑफसेट कर दिया है, कहाँ से, किसके रेस्पेक्ट में, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्वलेंट। इक्वलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल दोनों को बैलेंस कर रहा है। इक्वलेंट। ऑफसेट क्यों, क्योंकि हम इस फोर्स को इसके सेंट्रोइड से थोड़ा सा ऑफसेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इनर्शिया फोर्स, क्योंकि ये एक इनर्शिया फोर्स है। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या देखा कि जो टॉर्क, इनर्शिया फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, इनर्शियल कपल के। तो टी आई की वैल्यू सी आई के बराबर होना चाहिए। टी आई इनर्शियल टॉर्क क्या होगा, वो इनर्शिया फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इनर्शिया फोर्स, जो आपको डिस्प्लेस करना है। इनर्शिया फोर्स को कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है, एच डिस्टेंस, जो किसके बराबर होना चाहिए, सी आई के। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एच इक्वल्स टू सी आई अपॉन एफ आई। ठीक है, अब आपको पता है कि इनर्शियल कपल की वैल्यू इससे लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, माइनस आई अल्फा होता है, और इनर्शिया फोर्स की वैल्यू माइनस एम ए होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्फा आ गया, आई आ गया। आई क्या होता है, ये आई हट जाएगा यहाँ से, सॉरी, इस आई को आप हटा देंगे, ये आई नहीं आएगा यहाँ। तो आई किसके बराबर होता है, एम के स्क्वायर के, एम के स्क्वायर इंटू अल्फा, एम से एम कैंसिल, तो के स्क्वायर अल्फा यहाँ बचेगा आपके पास। ठीक है, तो ये वो हाइट है या वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस या जिस डिस्टेंस के बराबर आपको इनर्शिया फोर्स को ऑफसेट करना है। तो ये ऑफसेट डिस्टेंस है। समझ में आ गया इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स का कंसेप्ट। ए क्या है, देखो ए के रेडियस ऑफ जाइरेशन है, ए अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है इस बॉडी का, और ए लीनियर एक्सेलरेशन है। आई थिंक आपको जो कंसेप्ट है इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स का वो समझ में आ चुका है। नहीं आया है, एक बार मैं अभी बता देता हूँ। इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स जनरली हम ग्राफिकल सॉल्यूशन जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक डायनामिक प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, तब इसको यूज़ करते हैं। अब ये क्या करता है, इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स क्या करता है, जब भी किसी बॉडी का रिजल्टेंट उसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता है, तो उस बॉडी पर इनर्शिया फोर्स के साथ साथ इनर्शिया कपल भी लगने लगता है। समझ में आया, कब, जब उसका रिजल्टेंट पास नहीं होता उसके सेंटर ऑफ मास से, तो इनर्शिया फोर्स के साथ साथ इनर्शिया कपल काम करने लगता है। तो हम क्या करते हैं, इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल दोनों को एक सिंगल फोर्स से क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। क्या करते हैं, इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल उन दोनों को एक सिंगल फोर्स से बैलेंस कर देते हैं। उस सिंगल फोर्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। ये कैसे किया जाता है, ये इस तरीके से किया जाता है कि जो आपका इनर्शिया फोर्स है उसको हम उस बॉडी के सेंट्रॉइड से थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ऑफसेट प्रोवाइड कर देते हैं। और वो ऑफसेट इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि उस रिप्लेस्ड इनर्शिया फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उस टॉर्क की वैल्यू इनर्शिया कपल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि जो आपकी 4 बार मैकेनिज्म है वो 4 बार मैकेनिज्म की डायनामिक एनालिसिस कैसे की जाती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये प्रोसीजर हम लोगों को फॉलो करना है। जैसे मान लिया ये कोई आपके पास 4 बार काइनेमेटिक चेन है, ये लिंक 1 2 3 4। ठीक है, इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होगा किसी पॉइंट का, इसका भी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, इसका भी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, कुछ अल्फ़ा हमें इस लिंक का ओमेगा दिया होगा। ये चीज़ें देखो आप थ्योरी ऑफ मशीन 1 पे, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन या थ्योरी ऑफ मशीन 1 में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था, वेलोसिटी डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो वहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं, वहाँ पे ए निकाल सकते हैं, वहाँ ओमेगा आपके पास अवेलेबल है, हर एक लिंक का, हर एक पॉइंट का निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो अगर ये लिंक है आपके पास तो इस लिंक का सेंट्रोइड भी पता होगा, सेंटर में रहता है ना। इस लिंक का सेंट्रोइड भी तो होगा कि नहीं। इस लिंक का सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा, इसका सेंटर में होगा, इसका भी सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा। तो वो चीज़ें हमें लोगों को देखनी होंगी, वो चीज़ें हम लोगों को देख ली होंगी कि इस बॉडी का सेंट्रोइड कहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है। देख लेते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले उसका वेलोसिटी, सबसे पहले जो भी बॉडी आपको दी है उसका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के बाद वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये प्रोसीजर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप पहले ही थ्योरी ऑफ मशीन्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, उसका वो हम ड्रॉ कर लेंगे। उस मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो हम पहले सेमेस्टर में, इससे पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद उस बॉडी का, उसका लीनियर एक्सेलरेशन ड्रॉ करेंगे। किसका? उस जो भी आपकी लिंक है उस लिंक के सेंट्रोइड का, उस लिंक के सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे वहाँ से। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, अलग अलग लिंक है सबका। इसके बाद इसके साथ साथ ही हमें वहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी मिल जाएंगे। उस लिंक का हमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा और उस लिंक का हमें लीनियर एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। अब जैसे ही हमें लीनियर एक्सेलरेशन मिला, और क्योंकि उस लिंक का मास तो हमें पता ही रहेगा, उस लिंक का, जैसे ये 4 बार काइनेमेटिक चेन है और ये मान लिया उस बॉडी का ये वाली लिंक थी, और इसका मान लिया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, और इस सेंट्रोइड का, ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ए है, ये है ना। तो आपको इस बॉडी, इस लिंक का मास तो दिया ही होगा, तो उस मास में अल्फ़ा आपके पास है, ए आपके पास है, तो क्या करेंगे, mn/a, यहाँ से आप उस बॉडी का इनर्शिया फोर्स निकाल लेंगे और यहाँ पर इनर्शिया कपल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को एक सिंगल इनर्शिया से रिप्लेस कर देंगे, जिसको हम इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स बोलेंगे। इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसे इस बॉडी का आपको मान लिया आई अल्फा, इसको कपल, इनर्शियल कपल भी पता चल गया, और ये उस बॉडी का सेंट्रोइड, ये उस बॉडी का सेंट्रोइड है। ठीक है, एफ आई है, तो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। ये एफ आई मान लिया इस तरीके से लग रहा है, सी आई ये है, एफ आई ये है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को एक इक्विवेलेंट फोर्स से रिप्लेस कर देंगे। वो मान लिया वो कुछ इस तरीके से आ गया, ये इक्विवेलेंट आ गया, एफ इक्विवेलेंट फोर्स आ गया। ठीक है, उसको आप इक्विवेलेंट फोर्स से रिप्लेस करेंगे। अब क्या है, अब उस बॉडी पर केवल कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, केवल और केवल इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स लग रहे हैं, और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगी एक स्टैटिक प्रॉब्लम की तरह। क्या वो प्रॉब्लम एक स्टैटिक प्रॉब्लम की तरह नहीं हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस पर से हमने रोटेशनल फोर्स, वेलोसिटी वगैरह सब हटा दिया है, तो उसमें केवल फोर्सेस ही फोर्सेस लग रहे हैं। और ये एनालिसिस में बता चुका हूँ कि ये लिंक किस किस वजह से इक्विलिब्रियम में होगी, ये स्टैटिक एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम इक्विवेलेंट इनर्शिया फोर्स को हम स्टैटिक फोर्स की तरह एज्यूम करेंगे, और उसकी एनालिसिस को, उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाएंगे एज अ स्टैटिक फोर्स एनालिसिस प्रॉब्लम। ठीक है, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस प्रॉब्लम हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं लेक्चर के नाम से, सेम टॉपिक डालेंगे बाई कृष्ण के सर, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एक बात और, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस लेक्चर्स को HD में देखने में, अगर आपको यूट्यूब पर लेक्चर HD में नहीं मिल रहे हैं, तो इसका जो भी प्रोसीजर है, इसका लिंक है, उसका लिंक मैं बता दूंगा, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से आप कोई भी वीडियो YouTube पर HD में किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।